तो हेलो जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो इतना धमाकेदार होने वाला है दोस्तों ना कि अगर आप कहीं बैच लेके भी पढ़ रहे होगे तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि उसको भी देखे होगे और इस वीडियो को देखने बाद जज करना कि कौन बेस्ट लगा आपको। इतना कॉन्फिडेंट है कि गारंटी के साथ कहता हूं हर एक टॉपिक का धजिया उड़ा दूंगा, बिना रटाए हर एक चीज सिखाऊंगा और ये पूरा चैप्टर ही धमाकेदार क्लियर हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आज की इस वीडियो में दोस्तों वैद्युत फ्लक्स होता क्या है उसको समझाऊंगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स के बिना वैद्युत फ्लक्स अच्छा ये समझ रहे हो क्या कि ये झाड़ू के लेके आया हूं, झाड़ू भी समझ आएगा कि क्यों यूज कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, मारने के लिए डांटने के लिए नहीं है मेरे भाई, इसका बहुत बड़ा योगदान होगा इस वीडियो में, देखना। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को समझेंगे। वैद्युत फ्लक्स इसलिए समझेंगे क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को बिना समझे आप गॉस के प्रमेय को नहीं समझ पाओगे। जब आप गॉस प्रमेय को कर रहे होगे उस दौरान आपको जरूरत पड़ेगा घन कोण के बारे में। आपको अगर याद हो तो गॉस थ्योरम आपने प्रूफ किया होगा, तो डी ओमेगा के जगह पे आपको नोटिस किया होगा इंटीग्रेशन में इसको हटा करके टीचर कहता है कि 4 पाई लिख दो। क्या आपको पता है कि क्यों आया इतना? ये भी बताऊंगा किसके दम पे, घनकोण के दम पे। ठीक है, फिर उसके बाद जब गॉस प्रमेय अच्छे से सीख जाओगे ना मेरे भाई, तो उसके बाद इसके आधार पर जो इसके एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग होते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जो कि कहा जाता है कि बोर्ड एग्जाम में 100% कोई ना कोई एप्लीकेशन पूछा ही जाता है, वो सारे चीजें एकदम इजी तरीके से समझा दूंगा। बस एक काम करना होगा कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो आपको अफसोस होगा कि पहले क्यों नहीं आए, ये दावे के साथ कहता हूं। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ध्यान से समझना, एकदम इजी तरीके से समझा रहा हूं। मान लो यहां पे मेरे पास एक पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को सामने रख दिया, ठीक है, और ये झाड़ू जो है, इस झाड़ू के यहां हरा वाला पॉइंट जो है समझ लो कोई आवेश है, और इस आवेश से बहुत सारी जो सीख है पतली पतली, ये बहुत सारी आगे की तरफ निकल रही है वैद्युत बल रेखाएं। क्या निकल रही है? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अगर इस वैद्युत बल रेखाओं के सामने इस पृष्ठ को ऐसे लाके रख दूं इस तरह से, तो बहुत सारी इसके अंदर से घुस के निकल जाएंगी, इसके अंदर से बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं घुस के निकल जाएंगी। तो जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या घुस के निकलेंगी इसे ही बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स। बस खत्म। ठीक है, अगर इसको ऐसे रखा हूं, इसको ऐसे ना रख करके तुम्हारी तरफ पे इस तरह से इसको कर दूं, इसको एक भी छेद करके नहीं निकल पाएंगे। हाँ या ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस ब्लैक वाले जो मैंने क्रॉस किया है, इस क्रॉस को अगर इसका क्षेत्रफल समझ लो, तो अभी फिलहाल ऐसे अगर रखूंगा तो क्षेत्रफल तुम्हारी तरफ है, क्षेत्रफल आपकी तरफ है। हाँ या ना? और ये जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं हैं उधर की तरफ है। किधर की तरफ है? उधर की तरफ। और क्षेत्र किधर है? इधर की तरफ। यानी कोण देखा जाए तो 90 डिग्री का बन रहा है। इसके अंदर से एक भी बल रेखाएं नहीं घुस के निकल रही है, इसका मतलब वैद्युत फ्लक्स 0 है। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है मेरे भाई कि किसी भी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का घुस के निकलना जरूरी है। समझ रहे हो? अगर जैसे मान लो यहां पे एक पृष्ठ है, ठीक है, यहां पे खूब सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, अगर इस पृष्ठ को यहां पे ला के रख दूं, यहां से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 निकल रही है। अगर इसको और नजदीक ले आकर रख दो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे बाप, यानी यहां पे इसका फ्लक्स बहुत ज्यादा है। थोड़ी दूर पे रखे फ्लक्स कम हो गया, पास ले फ्लक्स बढ़ गया। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से इंडिकेट करते हैं। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आई या नहीं? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? कहने का मतलब क्या है ये समझ आया ना कि वैद्युत फ्लक्स, बस दिमाग में इतनी सी बात रख लो कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसका जो माप होता है, माप का मतलब होता है कितनी गुजर रही हैं। जितनी गुजरेंगे उतना ही फ्लक्स उत्पन्न होगा। अगर ज्यादा गुजर के निकल रही हैं तो ज्यादा फ्लक्स होगा, अब बिल्कुल नहीं गुजर रही हैं तो फ्लक्स 0 होगा। समझे कि नहीं? तो वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, इसे फाई से इंडिकेट करते ये भी क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं इसका फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद ये जानेंगे कि अधिकतम फ्लक्स कहां होगा और न्यूनतम फ्लक्स कहां होगा। ध्यान से समझना, मान लो एक पृष्ठ हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है, अब किसी ने कहा इसका क्षेत्रफल किधर की तरफ है, तो मान लो इसका क्षेत्रफल इधर की तरफ है, ठीक है। अब एक मजे की चीज देखो, अगर इसके पूरे क्षेत्रफल की बात करें, इस प्लेट के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो ए होगा, लेकिन मैं पूरा नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि पूरे का क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल से फ्लक्स हम पहले नहीं निकालेंगे, हम पहले छोटे से नन्हे से मुन्ने से क्षेत्रफल से इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो बड़े क्षेत्र से जब छोटा क्षेत्र लिया जाता है, बड़े क्षेत्र को ए कह रहे हो तो छोटे से क्षेत्र को बोलोगे डी ए। डी कब लगाया जाता है? जब बड़े से जगह से छोटा सा कट किया जाए। बड़े से क्षेत्रफल को अगर मैं यस कह दूं और मैं बड़ा नहीं लेना चाहता, छोटा सा हिस्सा कट करना चाहता हूं, तो इसे अब मैं डी एस बोलूंगा। अब समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ? तो हमने छोटा सा क्षेत्र लिया, ठीक है। अब अगर हम बहुत
बड़े से क्षेत्रफल में से छोटा सा क्षेत्र कट किए हैं तो यहां से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी बहुत कम होगी। तो मान लेते हैं इस तरह से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है जिसे वैद्युत क्षेत्र को ई से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये पीली वाली लाइन है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल है इधर की तरफ, यानी प्लेट ऐसे रखा गया, ऐसे नहीं रखा गया, ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके, तभी ना क्षेत्र इधर की तरफ है। समझ आई मेरी बातें? अगर मान लो क्षेत्र यहाँ पे जो दिखा रहा हूं मान लो क्षेत्रफल है, तो अभी क्षेत्रफल तुम्हारी तरफ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्षेत्रफल ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे कर दूं क्षेत्रफल ऊपर हो गया, इसको ऐसे कर दूं क्षेत्रफल इधर हो गया। समझ आई मेरी बातें? तो प्लेट के हिसाब से क्षेत्रफल इधर की तरफ है और यहां से गुजर रही है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं ई। अब इनके बीच में कोण कितना है? इनके बीच में जो कोण है उस कोण को हम थीटा बोल दे रहे हैं, उस कोण को क्या बोल दे रहे हैं? थीटा। अब आपको ये बात तो पता होगा कि क्षेत्रफल इधर की तरफ है, इसको भी वेक्टर में लिख दो, इसे भी वेक्टर में लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझना, परिभाषा तो समझ में आ गया, अब फार्मूला देखो। तो यहां पे ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में ध्यान से समझो, ई वेक्टर और ए वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में जब कोण आ जाए, थीटा आ जाए, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखोगे और ये किसके बराबर होगा? तुम्हारे वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। अब तुम बताओ, एक सवाल बताओ, तुम ही सोचो कि क्या ये वैद्युत फ्लक्स जो है पूरे प्लेट के क्षेत्रफल से लिया गया है या छोटे से नन्हे से मुन्ने से जगह से? अगर पूरे जगह से लिया जाता, पूरे क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते तो फ्लक्स बहुत ज्यादा होता क्योंकि बहुत जगहों से निकल रही होगी फील्ड लाइनें, लेकिन छोटे से जगह को उठाए हैं तो फ्लक्स भी तो छोटा होगा ना, इसलिए यहां फ्लक्स को भी डी लगा के दर्शाया जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म बता रहा है, छोटे से जगह से लिया इसलिए छोटा सा फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब ये बात आपको बताया गया होगा, जैसे ही डॉट हटता है तो इनटू में कॉस थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉस थीटा। तो ये जो मिला इसे ही बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला। अब आप कहोगे सर जी ये जो फार्मूला मिला है ना ये तो छोटे से जगह का निकला है ना, अगर मुझे पूरे प्लेट का निकालना होता तो? पूरे प्लेट का निकालना होता तो कुछ नहीं करते रे बचवा, हम ज्यादा कुछ नहीं करते, लिखते कुल फ्लक्स। ये बात आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा, लेकिन जान लो बड़े से जगह से छोटे जगह को काटा जाए तो स्मॉल डी लगता है। अब इस छोटे से जगह को पूरे में बदलना है, किसी ने कहा नहीं 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 मुझे छोटे से जगह का फ्लक्स नहीं चाहिए, पूरे जगह का फ्लक्स चाहिए, तो तुम क्या करोगे? ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है ना भाई, क्या है? इतना बड़ा ऊपर वाला भी लिख सकते हो, चाहो तो नीचे वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो लिखा है ना दोनों तरफ बस समाकलन लगा दो, जैसे इंटीग्रेशन लगाओगे अब ये जो फ्लक्स मिलेगा ये टोटल फ्लक्स हो गया। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक मजे की चीज देखो, मैं यहां पे एक चीज लेके आया हूं, जरा सोच के देखो। यहां बताना चाह रहा है ये डायग्राम कि तुम्हारा फ्लक्स कब जीरो होगा, कब तुम्हारा फ्लक्स अधिकतम होगा, कब फ्लक्स कम होगा। समझ आई मेरी बातें? तो मैं कैलकुलेशन के दम पे भी प्रूफ करके दिखा दूंगा और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा ताकि फील हो जाए। लोग तो रटाने वाले बैठे हुए हैं लेकिन महसूस करो, ठीक है। अभी हमने क्या किया, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा यूज किया कि नहीं? कॉस थीटा यूज किया। अब जरा सोच के देखो कि ये जो झाड़ू लिया मैंने, झाड़ू है बाबू, दारू नहीं झाड़ू, ये झाड़ू की सीख को हम क्या मान के चल रहे हैं? वैद्युत बल रेखा यानी वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है? उधर की तरफ है। और अगर इसको मैं ध्यान से अगर देखो तो क्षेत्रफल तुम्हारी तरफ है और फील्ड उधर की तरफ है, हाँ या ना? फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उधर की तरफ, बीच का कोण देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं? 90 डिग्री पे देखा ना, एक भी लाइन गुजर के निकली इसके अंदर को छेद करके नहीं ना, यानी फ्लक्स जीरो है ना। अब मैं यहां पे प्रूफ करके दिखाता हूं, ध्यान से समझना। फार्मूला क्या है बताओ? फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है बताओ? डी फाई ई अभी जस्ट निकाला है ना, ई डी ए कॉस थीटा। जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री यानी क्षेत्रफल प्लेट का तुम्हारी तरफ और ये इधर की तरफ, फील्ड लाइन इधर की तरफ, क्षेत्रफल तुम्हारी तरफ, 90 डिग्री बन रहा है ना। अगर 90 डिग्री होगा तो यहां रख के भी देख लो, तुम्हारा जीरो आ जाएगा। कैलकुलेशन के दम पे भी पता लगा सकते हो। कॉस 90 डिग्री, अब कॉस 90 का वैल्यू तो हर किसी को पता होगा, 12th क्लास में हो इतना तो पता ही होगा। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? जीरो होता है कि नहीं? तो बताओ, कभी भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि न्यूनतम फ्लक्स कितने डिग्री के कोण पे पाया जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया। टिकआउट में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे ही टिकआउट में पूछा जाता है। जब आप जेई की नीट की तैयारी करोगे ना तो इसी तरह डिटेल में पढ़ोगे, नहीं तो बहुत लोग आएंगे एक वीडियो में फ्लक्स बता के चले जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। अब ध्यान से देखो, जब कोण 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा जब 0 डिग्री हो जाएगा तो तुम्हें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा?
मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। अब इससे बेहतर क्या सीखोगे, इससे बेहतर क्या सीखोगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल में तो तबाही मचा देंगे हम लोग। वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है। अब यहीं पे अधिकतम फ्लक्स मिलेगा। समझे कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। देख लो इस तरह रहेगा, क्षेत्रफल भी इधर और फील्ड भी इधर, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। और जब कोण 0 डिग्री का हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या फ्लक्स भैया, क्या मिलेगा, फ्लक्स आपका उच्चतम फ्लक्स यहां पे पाया जाएगा। इस जगह पे 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्लक्स उच्च मिलता है, मैक्सिमम। और यहां पे फ्लक्स क्या होता है, निम्न मिलता है, मतलब न्यूनतम। समझ है मेरी बातें। अगर आपको फ्लक्स समझ में आ गया, एकदम A to Z क्लियर हो गया, दहाड़ दोगे, दूसरे को सिखाने का अगर दम रख लिए, अगर दूसरे को समझाने की शक्ति आ गई, तो समझ लो कि तुम सीख चुके हो। अगर तुम्हें ऐसा फील हो जाए कि अरे सर जी फ्लक्स तो अभी हम दूसरे को समझा दें, कि सीधी सी बात है, कोई भी पृष्ठ हो, पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। ज्यादा गुजर के निकलेगी तो ज्यादा फ्लक्स, कम गुजर के निकलेगी तो कम फ्लक्स। समझ आई मेरी बात है। फार्मूला यही है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, इसको और इसको। समझ आई मेरी बात है। गॉस थ्योरम प्रूव करने में मदद मिलेगा। अब तो भरोसा हो ही गया होगा कि जो भी बताऊंगा उसे एकदम पेशेंस के साथ देखना, हर चीज आगे जाके लिंक होगा। समझ रहे हो ना, जितने भी डेरिवेशंस होंगे। अब आप ध्यान से समझना, यहां तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप समझने वाले हो गॉस का प्रमेय। लेकिन गॉस का प्रमेय समझने से पहले आप याद रखना, गॉस प्रमेय अगर आपने स्कूल में प्रूफ किया होगा तो स्कूल वाला एक जगह आपको बताया होगा कि DA cos थीटा बाई R स्क्वायर के जगह पे कहता होगा स्कूल वाला कि इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा लिख दो। लेकिन बताता नहीं है कि क्यों लिख दें। सही बोला कि नहीं, लेकिन बताता नहीं क्यों लिख दें। और कहता है अंत में जाके कि d ओमेगा को हटा के 4 पाई लिख दो। लेकिन बताता नहीं एग्जामिनर कि क्यों हटा के लिख दें। मैं प्रूफ कराऊंगा कहां से आ रहा है ये चीजें, कहां से आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब तुम्हें गॉस थ्योरम को समझने से पहले तुम्हें घनकोण और कोण के बारे में जानना होगा। किसके बारे में, घनकोण, यानी अंग्रेजी में बोले तो सॉलिड एंगल। और इसके बाद तुम्हें समझना होगा कोण, जिसे नॉर्मल एंगल कहते हैं। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से, बड़ी गहराई से सुनना। पहले समझो कोण क्या होता है, घनकोण क्या होता है, फिर समझते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। पूरी डिटेल में बता रहा हूं। आप कोई बैच लेके परचेज करके आप पढ़ के देख लेना, उतने डीपली तरीके से नहीं मिलेगा जितना आपको डिटेल समझा रहा हूं। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। बहुत जल्द मेरा भी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। बहुत ही जल्द मेरा एप्लीकेशन ऐप लॉन्च होने वाला है। बस आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिए। फिर देखो वो होगा ना जो कभी नहीं हुआ है, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, ये बात समझो, ये बात समझने की कोशिश करो। ये अगर मैंने जो बनाया ये क्या है, एक तरह का वृत्त है। क्या है, वृत्त है। वृत्त यानी सर्कल है, हाँ या ना। सर्कल क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है, 2D होता है। समझ रहे हो। इस वृत्त के अंदर कोई कहे पानी भर दोगे, नहीं भर पाओगे ना। लेकिन अगर एक गेंद हो, गेंद को फाड़ दिया जाए बीच में से, उसमें पानी डालो तो रख पाओगे। क्यों, क्योंकि अंदर में खाली जगह होता है, ठीक है। जिसमें अंदर में खाली जगह हो 3D होता है, जिसमें अंदर में खाली जगह हो 3 डायमेंशनल होता है। यहां पे मैंने एक 3D शेप ले लिया, ठीक ना, घनकोण की तरफ। घनकोण में हमेशा याद रखना, घनकोण 3D पे काम करता है। घनकोण हमेशा 3D पे काम करता है और कोण हमेशा 2D पे काम करता है। अब एक मजे की बात देखो, कोण होता क्या एक्चुअली में, कोण क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। यहां से अगर एक लाइन ऐसे खींचा मैंने तो क्या है, एक तरह का त्रिज्या है। यहां से भी एक लाइन ऐसे खींचा तो क्या है, ये त्रिज्या है। त्रिज्या है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। और ये क्या है, यहां से यहां तक ये चाप है। इसे क्या बोलते हो आप, आर्क बोलते हो, चाप बोलते हो, हाँ या ना। अगर चाप की लंबाई को यल बोल दें और त्रिज्या को आर बोल दें, तो बीच में जो कोण है, तो कोण का फार्मूला हो जाएगा चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण का फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ये किसका फार्मूला है, कोण का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन घन कोण का क्या होता है, घन कोण में क्या होता है, ध्यान से समझो। घन कोण में क्या होता है, यहीं से अब पूरा खेल क्लियर हो जाएगा। ये मान लो सेंटर हो गया, ठीक है। अब घन कोण में अगर हम इस तरह से कट करें, एक मान लो यहां पे ऐसे करके खींचे और एक यहां पे इस तरह से खींचे, तो अब ये यहां पे क्या होगा, गोला है। तो गोले में जब ऐसे कट करोगे तो इतना हिस्सा आपको इस तरह से दिखेगा कट होता हुआ, हाँ या ना। तो यहां पे इस तरह से देखा जाए तो यहां पे एक क्षेत्र कट हो गया, क्षेत्रफल, हाँ या ना। क्षेत्रफल कट हो गया। और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक अगर ऐसे नापोगे तो क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। तो अब घन कोण में क्या होता है कि तुम्हें 2D डायमेंशनल में थोड़ी कटता है, 3D की तरह कटता है। जैसा नहीं होता, एक तरबूज ले लो, तरबूज में इस तरह से कट कर दो, कट करके ऐसे हिस्सा निकाल दो। जब कट करके ऐसा हिस्सा निकाल दोगे तो हिस्सा जब कट करके निकलेगा बाहर तो कैसा दिखेगा, जरा सोच के देखो।
क्या ऐसा नहीं दिखेगा? ऐसा नहीं दिखेगा आइसक्रीम की तरह? तो अंदर में इस तरह से जिस हिसाब से खाली हो जाएगा जगह ना, तो उस कोड को, यहाँ के कोड को बोला जाता है घन कोड, और इस कोड को इंडिकेट किया जाता है ओमेगा से। किससे इंडिकेट किया जाता है? ओमेगा से। W की तरह दिखता है लेकिन ओमेगा है, W की तरह दिखता है लेकिन ओमेगा है। अब एक सवाल पूछो, क्या ये पूरे कोड की बात किया हूं या पूरे गोले से एक छोटे से कोड को लिया है? छोटे से कोड को, तो कहोगे छोटे से जगह को लिया है, तो छोटे से जगह के लिए क्या लगा देते हैं? बगल में D लगा देते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने, ठीक है। तो इस घन कोड को क्या बोला गया? D ओमेगा बोला गया। क्या बोला गया? D ओमेगा। अब क्या पूरे क्षेत्रफल की बात हुई है या छोटे से क्षेत्रफल का इस्तेमाल किया गया है? छोटे से हिस्से को काटा गया है। तो क्या पूरे क्षेत्रफल को अगर मैं A बोलूं तो छोटे से जगह के क्षेत्रफल को क्या बोलूंगा? डी ए बोलूंगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। 100 की एक बात, डी ए बोलूंगा ना? बोलूंगा कि नहीं डी ए? पक्की बात? गुड, वेरी गुड। अगर यहां तक आपको समझ आ जाए, यहां तक अगर आपको समझ आ जाए, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? घन कोड का फार्मूला क्या होगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? तो क्षेत्रफल, वहां पे क्या था? लंबाई था, लेकिन यहां क्षेत्रफल है, इसलिए ऊपर में क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहां क्या था? नीचे त्रिज्या आर था, लेकिन यहां घन कोड में क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। यही फार्मूला है, यही फार्मूला। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो एक और छोटी सी चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। और छोटी सी चीज बताता हूं, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक मजे की चीज जरा देखिए, जरा सोचिएगा कि भैया अगर अगर मैं छोटे से जगह का क्या निकाला? छोटे से जगह का क्या निकाला भैया? छोटे से जगह का मैंने क्या निकाला है? घन कोड निकाला है। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे छोटे से जगह का नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पूरा चाहिए। तो पूरे का क्या करोगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे। पूरे के लिए क्या करोगे? बताया ना, दोनों तरफ क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे, तो पूरे का मिल जाएगा घन कोड। क्या मिल जाएगा? पूरे का घन कोड मिल जाएगा। अब ये बाहर आके क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/r²। अब अंदर में क्या बचा? डी ए बचा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r²। अब डी ए बाहर आके क्या बनेगा? केवल ए बचेगा। अब ए क्या हो गया? पूरे का क्षेत्रफल हो गया। तो गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 4πr² होता है। गोले का कुल क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। हाँ या ना में जवाब चाहिए? हाँ या ना में जवाब चाहिए। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे रहने दो, इसे आप ऐसे रहने दो, ठीक ना। अब बताओ, इस पूरे एक जगह पे क्या लिख सकते हो? 4πr² लिख सकते हो। नीचे में क्या हो गया? r²। r² से r² काटोगे अगर, तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का वैल्यू 4π मिला कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। मिला कि नहीं? मिला ना भैया? मिला ना भैया? अब बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब वहां गॉस थ्योरम में इसको हटा के 4π लिखवाया जाता है, लेकिन कैसे आया? समझ आया? ये है सिखाने का तरीका। हर एक चीज जैसे सिखा रहा हूं ना, पूरा लेवल 12th प्लस नीट या 12th प्लस जेई का है, याद रखना। पूरी डिटेल में बता रहा हूं, पूरी डिटेल। आप किसी भी भैया लोग को जाके दिखाओ जो 12th क्रॉस कर चुके हैं, जो जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको एहसास होगा कि मैं कैसी चीजें बता रहा हूं। जो मेरे कंटेंट को अच्छे से फॉलो कर लिया तो उसे रटना नहीं पड़ता है। रटने तो नहीं दूंगा, अपने चैनल पे कुछ भी हो जाए, रटने तो नहीं दूंगा। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो एक छोटी सी चीज बताऊं, फिर चलते हैं हम लोग सीधे गॉस के प्रमेय की तरफ। अगर तुम इसे सीख गए ना मेरे भाई, तो गॉस थ्योरम में अगर ध्यान से देखो तो आधा डायग्राम हुआ यही दिखता है। हाँ या ना में जवाब सेम इसी तरह दिखता है कि नहीं? बस यहां पे आगे एक लाइन ऐसे खींचा होता है। समझ आई मेरी बातें? तो दिखा रहा हूं ना भाई, देखो ना, बाई 1 गेट 1 फ्री मिलेगा। और गॉस प्रमेय जैसे ही सीख लिए तो उसका तीनों अनुप्रयोग तो मुट्ठी में हो जाएगा तुम्हारे। बस ध्यान से देखते जाओ। अब एक मजे की चीज देखो, जैसे मैंने कहा कि इस तरह से जो हम काट के निकाल रहे हैं उस गोले में से, इस तरह काट के अगर हम उस गोले में से निकाल रहे हैं दोस्त, ये हमारा आर है, ठीक ना। अगर मान लो कि यहां से अगर एक वेक्टर जाए इस तरह से, तो उस वेक्टर को यन मान लेते हैं, यन वेक्टर, ठीक है। समझो थोड़ा सा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल किधर की तरफ दिख रहा है? क्षेत्रफल किधर की तरफ दिख रहा है? इसका क्षेत्रफल भी इधर की तरह ही दिख रहा है। क्षेत्रफल भी किधर की तरफ दिख रहा है? इधर की तरफ दिख रहा है। अगर कोड की बात करूं तो क्या लिखोगे? डी ओमेगा। तो क्षेत्रफल भी छोटा सा है ना, तो डी लग जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला क्या लिखते हो? डी ओमेगा बराबर डी ए बटा r²। यही लिखते हो भैया? हाँ या ना में जवाब चाहिए? यही लिखते हो? गुड, वेरी गुड। अब एक सवाल करता हूं, उसका जवाब देना आप लोग। यही सेम चीज लिखते हो ना? अब मजे की चीज ये है कि अगर इसके क्षेत्रफल को थोड़ा सा बैंड कर, ऐसे है ना, इसके क्षेत्रफल को थोड़ा सा, इसके क्षेत्रफल को, ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इसके क्षेत्र को थोड़ा सा अगर बैंड कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए, कहने का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं आपको। थोड़ा सा ऐसे इसको काट दिया जाए,
तो त्रिज्या तो अभी भी सीधा है, यहां से जो वेक्टर जाएगा वो एन कैप या एन वेक्टर जो भी कह लो सीधा ही जाएगा, लेकिन यहां पे इसका क्षेत्रफल इस बार इधर की तरफ हो गया, हाँ या ना, और ये हो गया आपका डी ओमेगा कोड और ये हो गया आर। तो इस बार डी ओमेगा और यहाँ पे जो क्षेत्रफल डी ए है और बटे आर स्क्वायर है, अब यहाँ क्या आ गया है, कोड आ गया। जैसे ही कोड आ जाएगा तो इनटू में अपने आप कॉस थीटा लगा दोगे, क्या लगा दोगे, इनटू में अपने आप कॉस थीटा लगा दोगे, इनटू में क्या लगा दोगे अपने आप बताओ, कॉस थीटा लगा दोगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक अगर आपको बेसिक क्लियर है तो अब हम चल रहे हैं गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने, ठीक है। अब हम चल रहे हैं गॉस प्रमेय को सिद्ध करने, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, या फिर वीडियो रोक रोक करके नोट करते जाना, ठीक है। मैं ऊपर करते जा रहा हूं, वीडियो नोट रोक रोक करके आप नोट कर लेना, ठीक है। यहां तक जैसे ही हो जाएगा तो अब आप गॉस थ्योरम को एकदम इजीली समझ पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बकवास सा दिखने वाला गॉस थ्योरम की। अब कहोगे बकवास क्यों बोल रहे हैं सर, अरे यार मेरे से सीखने वाले बंदे हर कोई जो भी डेरिवेशन सीख रहा है उसका एकदम डेरिवेशन एकदम इजी हो ही जा रहा है, तो इसे बकवास ही आप कहोगे अभी थोड़ी देर में, आप देखना, भरोसा तो रखो मेरे पे। तो यहां जो डेफिनेशन लिखा है क्या चाहते हो, रटाऊं या पहले समझाऊं, समझा दूं तो डेफिनेशन अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो गॉस प्रमेय में हमें क्या प्रूफ करना होता है, ए प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, क्या ले लेते बच्चा, एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इस तरह से मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब आप बड़े ध्यान से देखना, इसके सेंटर पे मैं धन आवेश ले लेता हूं, क्यों, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो इस आवेश के वजह से उत्पन्न होने वाला कुल फ्लक्स, क्योंकि इस आवेश से खूब सारी लाइनें निकलेंगी बल रेखाओं की और इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी, जिसकी वजह से फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहां गॉस थ्योरम कुछ और नहीं बताता है, ये फ्लक्स ही बताता है। बस आप नॉर्मल वाले फ्लक्स निकालने के लिए ए फार्मूला यूज करते हो, ये फार्मूला यूज करते हो, और एक और फार्मूला गॉस थ्योरम ने अपने दम पे बता दिया, बस यही बात है। तो जरा देखो इसे कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखना एक एक करके चीजों को भैया, कि यहां पे हमने इस सेंटर से यहां पे क्या ले लिया, ये इसकी त्रिज्या आर ले ली, ठीक है। अब यहां से हम मान लीजिए इस तरह से कुछ कट करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं इसके पॉइंट पे पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आर है, तो यहां से जो लाइन निकल रही है ये आवेश से निकल रही है, तो आवेश से निकलने वाली लाइन कौन सी होती है, वैद्युत क्षेत्र वाली होती है, हाँ या ना। आवेश से जो सीधे लाइन निकल रही हो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की है। अब ध्यान से समझना, और इसका क्षेत्रफल को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका क्षेत्रफल थोड़ा इधर की तरफ है, मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल हल्का सा ऐसे झुका हुआ है, मानने में क्या जाता है, और इसके क्षेत्रफल को बोल देते हैं डी ए वेक्टर। ये डी क्यों लगाया बगल में, बताने की जरूरत नहीं है, बोला ना कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं तो कॉन्सेप्ट ही राजा होता है, तुम्हें पता चल गया, बड़े से जगह से छोटे को काटा हूं इसलिए डी लगाया हूं। अब यहां पे क्या हो गया, थीटा कोड आ गया, क्लियर है। अब यहां पे क्या हुआ भैया, ध्यान से समझना आराम से, यहां इस आवेश की वजह से बिंदु पी पर, इस आवेश की वजह से बिंदु पी पर जो मैंने पी बनाया है, ठीक है, आर दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, समझ आए मेरी बातें। यानी इस आवेश की वजह से प्लस क्यू आवेश के कारण तुमने क्या देखा, क्यू आवेश के कारण तुमने क्या देखा, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हुआ, और ई का फार्मूला क्या होता है पता ही है, 1/4πε0 Q/r²। कैसे आया अगर नहीं पता तो मेरा पुराना वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया हूं, ठीक है, 2027 के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इस आवेश की वजह से वैद्युत फ्लक्स भी तो उत्पन्न हुआ होगा ना, ठीक है। तो इतने एरिया का पहले फ्लक्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने एरिया का जब फ्लक्स चेक करेंगे भैया तो क्या लिखेंगे आपको पता ही है, क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, और डी फाई ई बराबर ई के जगह पे ई का वैल्यू रख देंगे, ई का वैल्यू कितना आया है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, तुरंत बताओ, और अगर दिक्कत ना हो तो प्लीज शेयर भी करो, सपोर्ट भी करो, ताकि हमको भी मजा आए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस चैनल को अपने दोस्तों को जरूर फैलाओ, समझ रहे हो, अपने दोस्तों को जरूर इस चैनल के बारे में बताओ। क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं, क्यू को 1 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। जरा ईमानदारी का परिचय दीजिए लाला, जरा बचवाओ, बताइए तो नहीं क्या ये देखीला देखीला लग रहा है या नहीं। डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इस डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को हटा के क्या आप डी ओमेगा लिख सकते हो? क्यों लिख सकते हो? क्यों का जवाब यहां दे दिया। अब तुम तो सीख गए, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में जो स्कूल में रट रहे होंगे, अच्छे से डीपली तरीके से नहीं सीख रहे होंगे, जरा पूछ के देखना कि भाई गॉस थ्योरम प्रूव करते दौरान इसे हटा के डी ओमेगा क्यों लिखा जाता है। लिख के दे लो स्टाम्प पेपर पे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे नहीं बता पाएंगे, 100 में 100%। ठीक है, तो इस पूरे को हटा के, इस पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा, डी ओमेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इनटू में क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। अब एग्जामिनर को बता देंगे कि बिकॉज हमें पता है कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको हटा के इतना लिख दिया। समझ आया? अब समझ आया क्यों उसको पहले सिखाया मैंने। अब यहां तक समझ आ गया। तो ये जो निकल गया, ये हमारा फ्लक्स निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना, कुल फ्लक्स निकालना है। तो यहां पे क्या है, डी हटाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में देख लो डी नहीं है। जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करना है, ठीक ना। तो हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स जब निकालेंगे, कुल का मतलब टोटल, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है भैया, तो अब जनबा कर, तो इंटीग्रेशन से जब हटता तो डी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल पाई ई बचेगा। और यहां पे क्या बचा आपका, डी ओमेगा केवल बचेगा, और बाकी ये कॉमन हो जाएंगे, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, अंदर में डी ओमेगा बचेगा। अब आप फिर से एग्जामिनर को बताओगे बिकॉज 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 इतना बराबर हम लिख सकते हैं 4 पाई। क्या लिख सकते हैं रे बचवा, 4 पाई। ये भी प्रूफ करा दिया हूं। कहां गया रे, कहां गया रे, हे देख, दिख रहा है, ये यहां है, यहां। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। क्या लिख सकते हैं बच्चा, 4 पाई। देखा, पूरा डिटेल में बता दिया ना, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। अब जरा 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 टच मी टच मी टच मी, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। कट गया दोनों, 4 पाई 4 पाई। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर में, क्यों, नीचे में बचा एप्सिलॉन नॉट। जरा बताइए, यही प्रूफ करना था। गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया, मजे मजे में प्रूफ हो गया, मजा मजा में प्रूफ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बड़ा बड़ा चाहिए, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं सर बड़ा लिखिए ना, तो बड़ा ही लिखते हैं, बस है ना, नीचे छुप जाता है ना, इसलिए छोटा कर देते हैं। लेकिन आप लिखते हुए आओगे, मेरे साथ साथ उतारते हुए आओगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लो मैं हल्का हल्का बड़ा करके ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ये देखो, पहले ये है डेफिनेशन, फिर ये है, ए है, ए है, ए है प्रूफ। ठीक है, अब परिभाषा देखो क्या है, परिभाषा देखो क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से, याद रखना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है, किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न होने वाला जो फ्लक्स है, वो इस आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। यही चीज है। ठीक है, अब गॉस थ्योरम भी क्लियर कर दिया मैंने। अब भैया जब गॉस थ्योरम आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो गॉस थ्योरम के आधार पे 3 अनुप्रयोग है। अब उन तीनों अनुप्रयोग को एक एक करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है, याद रखिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस भर भर के है। ठीक है, कह रहा है गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार, ये तार है, सीधा तार, और अनंत लंबाई है, इसलिए डैश डैश ऊपर कर दिया है, नीचे भी डैश डैश का मतलब बहुत दूर तक है। ठीक है, जितना लंबा ले जाना चाहो। अनंत लंबाई के सीधे तार की वजह से हमें वैद्युत की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ओहो हो, बहुत इजी है। अब कहोगे सर जी बुकवा में तो बड़ा कठिन लगता है, तो यहां इजी लगेगा, देखिए तनी। ठीक है,
ध्यान देखिए, ये अनंत लंबाई का है और एक समान आवेशित तार है। अब एक समान आवेशित का मतलब हर जगह समान आवेश है। मान लो सपोज दैट यहां भी धनावेश, यहां भी धनावेश, यहां भी धनावेश, समान आवेश, इस तरह से हर जगह आवेश समान है। समान का मतलब ये होता है कि यहां पे अगर चेक करो, अगर 10 कूलाम दिखा रहा है तो यहां पे भी चेक करने पे 10 दिखाएगा, यहां भी चेक करने पे 10 दिखाएगा, मतलब हर जगह एक जैसा। ठीक है, ये हो गया एक समान आवेश। अब एक सवाल पूछते हैं, मान लो ये हमारा एक समान, मान लो थोड़ी देर के लिए तार है, मान लो थोड़ी देर के लिए यही तार है, इस पे एक समान आवेश लगा दिया धनावेश। तो धनावेश से क्या होता है, फील्ड लाइन निकलती है, किधर की तरफ निकलेगी, केवल तुम्हारी तरफ, टुई 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 टुई, या फिर इधर भी टुई टुई टुई, या फिर इधर भी टुई टुई टुई, या फिर पीछे भी टुई टुई टुई, तिरछा भी, इधर भी उधर भी। तो कुल मिला के एक सिलेंडर बना लेगा, एक बेलन बना लेगा, हाँ या ना। तो बहुत सारी फील्ड लाइनें निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, अंदर भी निकलेगी, दाएं बाएं साएं बाएं, हर जगह निकलेगी। तो एक तरह से यहां पे देखा जाए तो एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता हुआ नजर आएगा, कुछ इस तरह से। समझ आई मेरी बातें? कुछ इस तरह से, बुक में दिखता भी होगा आपको, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा अच्छा से बना देते हैं। ठीक है, अब किसी ने कहा कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, मैंने बोला यहां से यहां की दूरी r है, यहां से यहां की दूरी r है। अच्छा एक सवाल पूछूं, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल जब निकालें तो इधर का क्षेत्रफल छोड़ दें, इधर का क्षेत्रफल अगर छोड़ दें, केवल किनारे किनारे का निकालें, केवल किनारे किनारे का निकालें। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, मान लो इस तरह सिलेंडर दिख रहा है, यहाँ का क्षेत्रफल ना निकाले, यहाँ का ना निकाले, केवल किनारे किनारे का क्षेत्रफल निकाले, तो उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। आप कहोगे अचानक क्यों लिखाने लगे क्षेत्रफल सर जी, जरूरत पड़ेगा गुरु। फार्मूला होता है, अगर इसकी हाइट को यल बोल दें, ऊंचाई को यल बोल दें और त्रिज्या को आर बोल दें, तो क्षेत्रफल इसका होगा 2 पाई आर। एच की जगह यल ली है, यल लिए, एच लिए होते तो यस लिखते, यल लिए हैं इसलिए यल लिख देंगे, ये फार्मूला होगा। अब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहां से यहां की तार की जो लंबाई है वो यल है, मानने में क्या जाता है। ठीक है, अब हमें इस अनंत लंबाई के तार से हमें फ्लक्स चेक करना है। पहले फ्लक्स के दम पे ही हम वैद्युत की तीव्रता तक पहुंच पाएंगे। कैसे, मैं दिखाऊंगा आपको, समझना पहले। ठीक है, पहले हम तीनों जगह फ्लक्स निकाल के देखते हैं, ऊपर में भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, सबसे पहले हम अगर यहां ऊपर में फ्लक्स निकालें इस जगह पे, तो इसका क्षेत्र बेलन का किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्षेत्रफल है, हाँ या ना। क्षेत्रफल ऊपर की तरफ है, लेकिन ये आवेश कि जो फील्ड लाइन है ऊपर नहीं जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब इधर की तरफ इसका फील्ड लाइन है, हाँ या ना। तो बीच में कोण कितना बना, 90, और हर कोई जानता है 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है, बता ही चुका, अभी मैंने दिखाया था ना बेसिक में। ठीक है, अगर यहाँ पे तुम इसे S1 कह लेते हैं, ठीक ना, और S2 पृष्ठ पे चेक करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे भी छोटा सा एरिया काट लें तो इसका क्षेत्रफल नीचे की तरफ दिख रहा है, हाँ या ना। और इसका फील्ड किधर दिखेगा, इधर की तरफ। ऐसे भी फील्ड दिखा सकते हो तो भी 90 डिग्री बनेगा, ये मत समझना कि उधरी क्यों दिखा रहे हैं सर जी। ठीक है, 90 डिग्री। तो यहां भी फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी S1 S2 पे कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा। अब समझ आया क्यों मैंने वक्र पृष्ठ लिया था, क्योंकि वक्र पृष्ठ पे ही केवल फ्लक्स चेक कर सकते हो। तो यहां अगर हिस्सा काटा जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर की तरफ दिख रहा है, हाँ या ना, DA दिख रहा है बच्चों। इसको मिटा दिया जाए थोड़ा, फील्ड भी। अब कोण बताओ कितना मिला, 0 डिग्री का कोण मिला, इसलिए यहां फ्लक्स मैक्सिमम होगा। समझ आई मेरी बातें? तो यहां पे जो फ्लक्स मिलेगा तो उस फ्लक्स को लिख देते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, यहां S1 S2 पे मिल नहीं रहा है, S3 पे फ्लक्स मिल रहा है, तो इसका केवल लिख रहे हैं। ठीक ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्लक्स, जैसे 3 जगह फ्लक्स चेक कर रहे हो ना, यहां यहां यहां, तो यहां 0 हो गया, यहां बच गया, यहां 0 हो गया, तो तीनों दिखा सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहां समझा दिया हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स पाई किसके साथ, D के साथ, तो बराबर क्या मिलेगा आपको, E DA cos थीटा। लेकिन आप बिकॉज देख पा रहे हो थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री, क्योंकि A और E वाला दोनों चिपके हुए हैं, यानी कोण क्या है, बिल्कुल चिपका हुआ है, तो कोण क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, D फाई E बराबर EDA
cos 0, और cos 0 का वैल्यू आपको पता ही है क्या मिलता है, ई डी ए 1 मिलेगा इनटू में, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां तक क्लियर है भैया, यहां तक क्लियर है। जब यहां तक क्लियर हो जाए तो आगे क्या करना है, अब मैं जैसे बताऊं वैसे सुनिएगा। ठीक है, जब यहां तक क्लियर हो जाए तो आप एक काम करिएगा, दोनों पक्षों का समाकलन ले लीजिए, क्योंकि कुल फ्लक्स चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे कुल फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई जो है यहां भी समाकलन हो जाएगा, और ई इंटू डी ए जो है यहां भी समाकलन हो जाएगा। यहां डी खत्म हो जाएगा, केवल फाई ई बचेगा, और यहां क्या बचा, ई बाहर आ जाएगा कॉमन होके, बचा क्या, डी ए। अब डी ए में क्या होगा आपको पता है, ई इंटू डी बाहर हो जाएगा, केवल डी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ए बचेगा, और ए क्या है, क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर यल। तो इस ए को हटा के पाई ई बराबर ई इंटू क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में, या इंटू में लिख लो डायरेक्ट, 2 पाई आर यल। जब कभी भी गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हो तो यहां तक जब पहुंच जाना, ये ट्रिक है, ये कोई नहीं बताएगा, तीनों में इसमें भी 3 अनुप्रयोग है ना, तो पहले की बात कर रहा हूं ना, दूसरा जब बताऊंगा तो भी वहां पे भी ऐसा ही होगा, तीसरा जब बताऊंगा वहां पे भी ऐसा ही होगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है मेरे भाई। ठीक है, जब तुम यहां तक पहुंच जाओगे ना, यहां तक पहुंच जाओगे ना, तो तुरंत तुम क्या करना, जैसे ही तुम इंटीग्रेशन से बाहर आओगे, बाहर आने के बाद क्षेत्रफल का वैल्यू लिखोगे, उसके बाद तुरंत आंख मूंद के तुम एक शब्द लिखोगे, और वो लिखोगे गॉस प्रमेय से। क्यों गॉस प्रमेय लिया, क्योंकि भाई ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, अभी तक गॉस प्रमेय यूज नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद गॉस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, पाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है, हाँ या ना। तो अब इस फाई ई को हटा के हम फाई ई का वैल्यू रख देंगे, फाई ई का वैल्यू इतना है, तो इस फाई ई को हटा के, इस फाई ई को हटा के हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कर दें, या एक लाइन और लिख दें, यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं। तो इस फाई ई को हटा के क्या कर सकते हैं, ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो जरा सोच के देखो, हमें क्या निकालना था, हेडिंग क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, ई है। तो ई को अकेला कर दो, बाकी उधर भेज दो। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू यल, हाँ या ना। अगर आप ध्यान से देखो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बाई यल, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैं बहुत पहले ये बात बताया था अपने वीडियो की शुरुआत में, एक शब्द मैं यूज किया था, जिसको नहीं मालूम जान लो। एक शब्द आता है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है, अगर एक सीधी तार ले ली जाए और उस तार पे खूब सारा आवेश रख दिया जाए, एक समान आवेश, इस तरह से एक सीधी तार लेकर के एक समान आवेश रख दिया जाए, और तार की लंबाई अगर यल हो, और किसी ने कहा कि जो आवेश रखा हो टोटल आवेश कितना, मैंने बोला क्यू। तो आवेश और लंबाई, आवेश और लंबाई का अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसे ही बोलते हैं आवेश घनत्व। समझ लो, जितना इस पे आवेश है वो टोटल आवेश, और इसकी कुल लंबाई अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं आवेश। अभी क्या है, एक तार है, तार क्या होता है, एक रेखा में है, रेखा मतलब एक सीधी लाइन में, तो इसे बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व, और इसे लेमडा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, लेमडा से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद एक प्लेट, आप पता ही है इसका अनुप्रयोग प्लेट वाला भी होता है। अगर किसी प्लेट का घनत्व निकालो, जैसे मान लो एक प्लेट है और इस प्लेट पे खूब सारा आवेश रख दिया गया, इस तरह से एक समान आवेश इस प्लेट पे रख दिया गया, मान लो एक समान आवेश इस प्लेट पे रख दिया गया, पूरे आवेश को क्यू बोल रहा है, और इसके टोटल क्षेत्रफल को, इस बार लंबाई नहीं बोलोगे क्योंकि प्लेट है ना, प्लेट में लंबाई नहीं क्षेत्रफल होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई मिला के क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार आवेश और क्षेत्रफल का अगर डिवाइड कर दो तो जो मिलेगा उसे बोलते हैं आवेश घनत्व। लेकिन ये रेखीय में नहीं बोलोगे, इस बार प्लेट आ गया, प्लेट में क्या होता है, पृष्ठ होता है, इसलिए इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। बताओ, समझ आई मेरी बातें, ये बेसिक नोट कर लेना। ठीक है, अगर यहीं पे मान लो सपोज दैट एक आयतन लेते हैं, डब्बा ले लेते हैं जिसमें आयतन हो, मान लेते हैं इसका आयतन भी है, और इसके अंदर खूब सारा बॉक्स के अंदर आवेश भरा है क्यू नाम का,
तो क्यू आवेश और आयतन का डिवाइड कर दोगे तो जो मिलेगा वो रो मिलेगा, और रो को बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व है। समझ आए मेरी बात है? कितना इजी है घनत्व निकालना। ठीक है, अब हटा दे इसे। अब ये बात तो याद रहेगा कि तार की लंबाई में अगर एक समान आवेश हो तो उसका घनत्व क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई यल। तो क्या हम क्यू बाई यल को हटा के लैम्डा नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे क्या दिखा देंगे, बिकॉज हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई यल होता है। क्या होता है, क्यू बाई यल। तो ई इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में इस पूरे की जगह पे लैम्डा लिख दोगे। क्या लिख दोगे, लैम्डा लिख दोगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, 1% कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आर भी है हमारे पास, यहाँ छूट गया है, आर है यहाँ, आर है यहाँ, आर है यहाँ, तो इसे आप साफ साफ यहाँ पे अब लिख देता हूँ। अब इसी में, अब यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब इसी में ऊपर नीचे अगर 2 का गुणा कर दें तो क्या दिखेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर। क्योंकि ऊपर में भी 2 का और नीचे में भी 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर में 2 बच जाएगा। ऐसा इसलिए किए ताकि एक बेहतर फार्मूला बन जाए, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता होता है ना, न्यूमेरिकल करते दौरान काम आता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका होता है वैल्यू, 9 गुणे 10 घाते 9 होता है इसका वैल्यू। अब बताओ ये डेरिवेशन क्लियर हुआ या नहीं? लो आराम से नोट कर सकते हो, डेरिवेशन क्लियर हो गया, पहला अनुप्रयोग क्लियर हो गया। समझो कितना बच्चों जैसा है, कितना सिंपल सा है। वैद्युत फ्लक्स रखना है, फिर एरिया का वैल्यू रख देना है। यहाँ तक एरिया का वैल्यू रखने के बाद गॉस थ्योरम लेना है। गॉस थ्योरम में क्या होगा, फाई को हटा के इसको रखना है, ई को अकेला करना है, आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। इसको लोग रटाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। नहीं करने का रे बाबा कंफ्यूज। समझ आई मेरी बातें? यहाँ तक क्लियर हुआ? कैसे नोट करना है समझ आया? हल्का हल्का ऊपर कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोक रोक करके। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले अनुप्रयोग की तरफ। अब दोस्तों दूसरा अनुप्रयोग अगर देखो तो कह रहा है एक समान आवेशित समतल प्लेट के, ठीक ना, ये प्लेट कैसा अनंत है ना, यहाँ पे भी डैश 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 कोने पे, इसके कोने पे भी डैश डैश डैश, इसके कोने पे भी डैश डैश डैश, इसके कोने पे भी डैश 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 दिखेगा। इसका मतलब चादर बहुत बड़ा है, ठीक ना, जितना पैर फैलाना है फैला लो। तो एक समान आवेशित समतल चादर के प्लेट पर या अनंत समतल चादर के प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो इसका कैसे निकाला जाए? अब ये जिस हिसाब से चादर है तो उधर भी आवेश जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा, एक बड़े से क्षेत्रफल को ना लेके एक छोटे से क्षेत्रफल को यूज किया जाए तो यहां से कुछ इस तरह से दिखेगा, हाँ या ना? और पीछे की तरफ भी दिखेगा, पीछे की तरफ भी दिखेगा कुछ इस तरह से। अगर ध्यान से देखा जाए, यहां खूब सारा आवेश है भैया, याद रखना। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल किधर की तरफ है, इधर की तरफ, जिसे डी ए बोलेंगे। और वैद्युत क्षेत्र बता ही दिया हूं किधर रहेगा, इधर की तरफ। यानी यहां फ्लक्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। यहां 90 डिग्री होगा, यहां अगर क्षेत्रफल काटोगे तो क्षेत्र ऊपर की तरफ दिख रहा है, हाँ या ना? लेकिन फील्ड इधर दिख रहा है, तो 90 डिग्री है, इसलिए यहां कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। इस बार पृष्ठ पे फ्लक्स नहीं मिलेगा, इस बार यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। तो यहां भी अगर कट करके देखोगे तो एरिया आपका इधर दिख रहा है और फील्ड भी इधर ही दिख रहा है। तो इस बार फ्लक्स आपको S1 पे नहीं मिलेगा, S2 S3 पे मिल रहा है। तो यानी इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो पहले फ्लक्स लिखोगे, ठीक है? तो वैद्युत फ्लक्स जो मुझे मिलेगा, जिसे डी पाई ई बोलेंगे, यहां का भी लिखना होगा और वहां का भी लिखना होगा। यानी S2 पृष्ठ का भी लिखना होगा, जिसे आप क्या बोल सकते हो, S3, और S2 पृष्ठ है तो S2 पृष्ठ को φ2 कह लो और S3 पृष्ठ को φ3 कह लो। तो डी फाई ई बराबर क्या लिखोगे, इसके जगह पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, हाँ या ना? प्लस इसके जगह पे भी सेम वही चीज आएगा, इसके जगह पे भी सेम वही चीज आएगा, डी ए कॉस थीटा। अब दोनों सेम सेम है तो जोड़ोगे 2 बार, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2e डी ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना रखना है, बिकॉज आपको पता ही है थीटा 0 रखना है।
ठीक ना। थीटा क्या रखना बच्चा, 0 रखना है। तो डी फाई ई बराबर 2e डी ए बचेगा, क्योंकि कॉस 0 रखोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपका मिल जाएगा डी फाई ई बराबर 2e डी ए इंटू 1 मिल जाएगा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 2e डी ए। जैसे यहां तक पहुंचते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, कुल फ्लक्स निकालते हैं। कुल फ्लक्स के लिए क्या करते हैं, समाकलन कर देते, बता ही चुका हूं, इसीलिए कहते हैं बेसिक बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो कुल फ्लक्स निकालोगे तो क्या कर दोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, समाकलन कर दोगे, 2e डी ए। इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, 5e बचेगा, और यहाँ 2e कॉमन हो जाएगा, डी ए बाहर आके इंटू में a आ जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल को a माने हैं हम। ठीक है, अब जैसे ही यहां तक हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, बताया था ना, गॉस थ्योरम लेते हैं। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, गॉस का प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्या है, क्यू बाई अपसाइलन नोट। अब फाई ई हटा के क्या कर दोगे, फाई ई का वैल्यू रख दोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2e इंटू ए बराबर क्यू अपसाइलन नोट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ई अकेला करना है क्योंकि वैद्युत की तीव्रता निकालना है, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई 2a इंटू अपसाइलन नोट। अब इसे आप E इजिकल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, ईमानदारी से बताइएगा, 1/2 अपसाइलन नोट इंटू क्यू बाई ए। हाँ या ना में जवाब चाहिए, लिखा जा सकता है, देख लीजिए, ऊपर में कुछ नहीं, इंटू में 1 लगा सकते हैं अपने मन से, 2 अपसाइलन नोट और ऊपर में क्यू बाई ए, मतलब वही है, बस सजा के लिखा गया है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है, और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, कहते हैं ना, मेरे लिखने से पहले आप समझ गए होगे मैं क्या करने वाला हूं। यहाँ पे आवेश घनत्व, इसका प्लेट का आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सिग्मा से। किससे लिखते हैं बच्चा, सिग्मा से। क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए होता है, अभी जस्ट बताया था ना बेसिक में। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे एक जगह पे क्या लिख दोगे, सिग्मा, और नीचे में क्या हो गया 2 अपसाइलन नोट। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्लियर हुआ। जब तुम ना धारिता पढ़ोगे ना, संधारित्र के बारे में, तो वहां पे 2 प्लेट आता है, एक प्लेट के लिए अपसाइलन बाई, एक प्लेट के लिए सिग्मा बाई 2 अपसाइलन आया है, तो 2 प्लेट हो जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो सिग्मा बाई अपसाइलन मिलता है वहां डेरिवेशन में। तो मेरे को जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरी बातें ध्यान में रखना जब उसको कराऊंगा, ठीक ना। सब चीज एक दूसरे से लिंक करता है, याद रखना। अब बताओ, ये क्लियर हुआ, डेरिवेशन खत्म हो गया मेरे भाई, दूसरा भी खत्म हो गया। समझ रहे हो ना, इसको बहुत लोग तामझाम करते हैं, कोई तामझाम है बताओ। इसी वीडियो में पूरे को क्यों खत्म कर रहा हूं पता है ना, क्योंकि इसको टुकड़े टुकड़े से कभी नहीं सीखा जाता। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है गॉस थ्योरम को अलग से सीखे फिर अनुप्रयोग अलग से सीखे, डिस्कनेक्ट करता है टॉपिक, कभी भी आप अच्छे से फील नहीं ले पाओगे। अब मेरे चैनल पे फील करना है तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे समझते जाओ, ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, ठीक है। जैसे पिछले सीजन के बच्चे फोड़ के आए ना बोर्ड एग्जाम में, कहते हैं ना कि मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूं। आप कमेंट पढ़ो जा करके, किसी भी वीडियो का कमेंट उठा करके देख लो, कहीं भी आपको गलत कमेंट नहीं मिलेगा। जो बच्चे उम्मीद हार चुके थे, जो परेशान हो चुके थे कि इस बार पास नहीं हो पाएंगे, वो तक बच्चे बेहतर परफॉर्म करके आए हैं मेरी बातों को फॉलो करके। इसलिए हर वीडियो को फॉलो कीजिए, चाहे वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आ रही हो या फिर स्ट्रेटेजी या प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो आ रही है, सब चीज, क्योंकि हर चीज को फॉलो करोगे तभी बेहतर कर पाओगे। समझ रहे हो ना, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे अनुप्रयोग की तरफ। अब दोस्तों तीसरे डेरिवेशन की अगर बात करूं, यानी गॉस प्रमेय के तीसरे अनुप्रयोग की, तो बहुत ही ज्यादा वायरल डेरिवेशन है। इन तीनों में से 3 डेरिवेशन कराया ना मैंने, और चौथा मान लो गॉस प्रमेय। चारों को अगर अच्छे से दिमाग में रख लेते हो, समझ रहे हो ना, तो बड़ी, तुम मान के चलो बहुत बड़ा काम कर लिए, अच्छा खासा तैयारी कर लिए। अब आप ध्यान से देखो, कह रहा है किसी गोलीय कोष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया गोलीय कोष, अंदर खोखला है, कोई सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है, खोखला है ना, अंदर में खाली है, खोखला 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 है भाई, ठीक है। अब बाहर में खूब सारा आवेश है, इसके पृष्ठ पे खूब सारा आवेश है, ठीक है। अब हमें 3 कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। पहला गोलीय कोष के बाहर, दूसरा गोलीय कोष के अंदर, तीसरा गोलीय कोष पर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो,
अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग गोलीय कोष के बाहर चेक करेंगे। कहां चेक करेंगे? गोलीय कोष के बाहर भैया चेक करेंगे। ठीक है, हम गोलीय कोष के बाहर चेक करेंगे। एक बार बढ़िया से बना लेना आप लोग गोला, समझे? भोला है, बना लेना गोला है। ओए भोला है, भोला यहां से यहां की त्रिज्या को आर, कैपिटल आर, और यहां से यहां की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं। यहां बता देते हैं स्मॉल आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। ठीक है, तो एक बार हम लोग स्मॉल आर दूरी पे चेक कर लेते हैं। पहले छोटा सा गोला काटेंगे। पहले गोले का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, इस पी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे? इस पी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। ठीक है, तो यहां से बाहर की तरफ क्या निकलेगा? आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, और क्षेत्रफल भी सेम इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स मिल गया। क्या मिल गया? फ्लक्स मिल गया। कितने? आर दूरी पे, याद रखना। ठीक है, तो हमें ई का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखना, बहुत मजेदार है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हेडिंग डालना होगा। हम जो करने जा रहे हो, कौन सा हेडिंग को कवर कर रहे हैं? पहले गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, जहां बताएंगे कि थीटा कितना है? 0 है। थीटा कितना है? 0। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए इंटू 1 हो जाएगा। अब कुल फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल फ्लक्स। तो कुल फ्लक्स में क्या होता है? इंटीग्रेशन लगता है। डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, ये बाहर आके हो जाएगा फाई ई, और इधर आ जाएगा ई, और ये आ जाएगा ए। ए क्या है? क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या है? बाहर वाले गोले का क्षेत्रफल, बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल। इस बड़े वाले का क्या हो जाएगा? 4 पाई, त्रिज्या क्या है? आर, स्मॉल आर, इसलिए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ए को हटा के लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ए के बराबर में क्या है? ए बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ई को अकेला करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद है जब पहला अनुप्रयोग मैंने किया था, उसी समय एक बात बोला था हमेशा हमेशा के लिए, कि जब भी आप इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन से जब बाहर लाना और ए का वैल्यू रख देना, तो उसके बाद तुरंत क्या लेना? गॉस का थ्योरम लेना। क्या लिखना उसके बाद? गॉस प्रमेय से। बोला था या नहीं? अगर मैं गलत हूं तो बताओ। और मैंने बोला था ना कि मेरा ट्रिक तीनों जगह काम करेगा। पहले अनुप्रयोग, दूसरे अनुप्रयोग, हर जगह मैंने बोला था कि नहीं? आप देख लो यहां भी गॉस, जैसे ही आप इंटीग्रेशन से बाहर आए गॉस प्रमेय लिए, जैसे आप इंटीग्रेशन से बाहर आए, कहां गया इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन से जैसे ही बाहर आए आप गॉस प्रमेय लिए। क्लियर हुआ? तो ये ट्रिक है मेरे भाई, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिखोगे गॉस प्रमेय से। अब गॉस प्रमेय से हम लोग काम करेंगे, तो गॉस प्रमेय क्या है हमारे पास? फाई ई बराबर क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो इस पूरे को हटा के इतना रख देंगे जगह पे, तो क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नोट बराबर में क्या है? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई को अकेला कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर बराबर ई, हाँ या ना? इसे सही से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? ई बराबर लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। सजा के लिख सकते हो इस तरह। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो गोलीय कोष के बाहर ये होगा। समझ आए मेरी बातें? क्लियर हुआ? दूसरा हेडिंग क्या है? गोलीय कोष के पृष्ठ पर। तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर कौन है? कहां से कहां तक दूरी है? ये त्रिज्या आर है। तो यही सेम फार्मूला रहेगा, यही सेम रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई, बस स्मॉल आर हटा के कैपिटल आर कर दोगे। लो, दूसरा हो गया। तीसरा क्या था? गोलीय कोष के अंदर। तो गोलीय कोष के जो अंदर होगा, गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश है ही नहीं। गोलीय कोष के अंदर कहीं पे भी अगर आप चेक करोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 मिलेगी। क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। समझ आए मेरे? पृष्ठ के अंदर कोई रेखा जा नहीं रही है, इसलिए अंदर में क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। अब बताओ, क्लियर हुआ?
पूरी तरह से आपको एकदम क्लियर कर दिया मैंने। तो अब बताइए, ईमानदारी से कोई दिक्कत हो तो बताओ, रत्ती भर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मजा आया? तहलका मचा कि नहीं? मचा ना? मजा आया ना? तो अब इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, देखो प्लीज, ताकि मेरे अंदर का ताकत, मेरे अंदर की क्षमता हमेशा बनी रहे, ताकि लगातार और डेली वीडियो चाहते हो तो प्लीज सपोर्ट करो, हाथ जोड़ के निवेदन है। अगर आपको लगता है मेरे बताने का तरीका यूनिक है, अगर आपको लगता है कि मेरे बताने का तरीका बेस्ट है, समझ आता है, हर एक चीज फील हो जाता है, तो प्लीज शेयर करो, दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताओ। और ये भी बताओ कि विजय सर का जल्द से जल्द एप्लीकेशन ऐप भी लॉन्च होने वाला है, ताकि सब लोग एक्साइटेड रहें। अगर ऐप से जुड़े रहना चाहते हो, अगर चाहते हो कि सर आप अगर लाइव क्लास आते तो बड़ा मजा आ जाता, अगर लाइव क्लासेस में आप क्लास चला देते तो और मजा आ जाता, तो मैं उस लाइव क्लासेस को देखने के लिए कि कितने बच्चे मेरे से लाइव क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं मेरे पढ़ाई को लेके, मेरे पढ़ाने के तरीके के लेके, उसके लिए मैंने एक 2027 के बच्चों के लिए व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है। उस व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ो, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मैं वादा करता हूं कि जल्द से जल्द लाइव क्लास आना शुरू कर दूंगा। और उस व्हाट्सएप चैनल पे आपको बहुत सारे क्विज क्वेश्चन भी दे रहा हूं, ताकि आपको एक तरह से मेरे से कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो, ठीक है? तो इस कमेंट बॉक्स के नीचे उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, थोड़ा सा सब्र करो मेरे भाई, तबाही मचने वाला है। जल्द ही मेरा प्ले स्टोर पे ऐप आने वाला है, उस ऐप पे आपको टॉपर नोट्स, हर एक चीजें मिलेंगी, कैसे क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे उससे जुड़ोगे, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? पहले आप लोग इसको तैयारी करो एकदम अच्छे से, और शेयर जरूर कर देना, ठीक है? मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।